हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी तक आप देख चुके वेक्टर कैलकुलस में मैं आपको ग्रेडियंट पढ़ा दिया हूँ। ग्रेडियंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो भी पढ़ा चुका हूँ। बड़े अच्छे से हम डील किए, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ। अब एक न्यू बात करने वाले डाइवर्जेंस। डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। अभी तक हम डेल ऑपरेटर को एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ अप्लाई करके रखे, जनरल मल्टीप्लिकेशन था। अब हम डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है वो है पार्ट नंबर 8 वेक्टर कैलकुलस की, और ये है कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आईटी के प्रोफेसर को पसंद है। और अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक कौन सा है पूरे वेक्टर कैलकुलस में, तो मैं बोलूंगा ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, दैट मीन द डाइवर्जेंस। पर फिर भी समझना जरूरी है, क्या होता है, किस लिए पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ देखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अभी तक हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता था, और हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते थे। तो हमारे पास दो ही टाइप के पॉइंट फंक्शन होंगे, या तो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा या तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। तो अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो एफ एक्स आई ले लिया, एफ वाई जे ले लिया, एफ जेड के ले लिया, इज डिफाइंड। ये कोफिशिएंट हो गए आई जे के, और डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट इन सम रीजन ऑफ स्पेस। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डेल डॉट एफ। इसका मतलब डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट को डाइवर्जेंस बोला जाता है। ग्रेडियंट क्या बोला जाता था? किसी डेल ऑपरेटर के साथ जनरल प्रोडक्ट, जनरल मल्टीप्लिकेशन, नाइदर डॉट नॉर क्रॉस, जनरल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। क्वेश्चन ये कि डाइवर्जेंस वर्ड कहां से आया, आएंगे उस पर भी आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि इस वर्ड पे नहीं आएंगे, हम तो आते ही वर्ड पे हमेशा आते हैं कि भाई ये टर्मोलॉजी कहां से आया है, हम तो इस पे आते ही हमेशा। ठीक है, अभी तो हम पहले मैथमेटिक्स बात करते हैं, फिर थोड़ी देर इसमें आते हैं। डेल ऑपरेटर आप जानते हो, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डेल। एफ एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई डॉट आई वन हो जाएगा तो डेल एफ एक्स आ जाएगा आपके पास। तो डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स, मतलब एफ एक्स क्या है, हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसके कोफिशिएंट है, आई जे के कोफिशिएंट, एफ एक्स एफ वाई जेड। तो डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई बाई डेल जेड, और डेल एफ जेड बाई डेल जेड। दिख रहा है आपके पास? और ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब डाइवर्जेंस जो है वो एक स्केलर रिजल्ट है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट होगा डाइवर्जेंस को, वो एक स्केलर वैल्यू होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखा हुआ आपके पास, यही डेल डॉट एफ। तो ये और ये एक ही बात है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपके पास लिखा हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई कोफिशिएंट दिया, इसका मतलब इस बार डिफरेंशिएशन जो होगा वो किस में होगा पता है आपके पास? स्पेसिफिक कोफिशिएंट में। मतलब एक्स का इस वाले में जो आई के साथ कोफिशिएंट है, वाई का उसके साथ जो जे वाले के साथ कोफिशिएंट, और के का इसके साथ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे आसान है कैलकुलेशन, सबसे आसान कैलकुलेशन की डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और इसमें आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इसलिए डेल बाय डेल एक्स जो आई का कोफिशिएंट है उसके साथ डिफरेंशिएट हुआ। डेल बाय डेल वाई जो आई जे के साथ कोफिशिएंट था, तो ये रिजल्ट हो गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, ठीक है। अगर बोलो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, तो डाइवर्जेंस मेजर करता हाउ मच ए वेक्टर फील्ड स्प्रेड्स आउट और डाइवर्ज। आपके पास पता है, हम दो टर्मोलॉजी सुने होंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब स्प्रेड होना, निकलना किसी जगह से, जनरेट होना। और कन्वर्ज होता है आपके पास किसी पॉइंट में एंट्री करना, कन्वर्ज करना। डाइवर्ज मतलब स्प्रेड होना। तो हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या? डाइवर्जेंस मेजर हाउ मच ए वेक्टर फील्ड स्प्रेड्स आउट और डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से आपका कितना आपके पास एक वेक्टर फील्ड स्प्रेड हुआ है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस टर्म आपके पास कहां से आया? डाइवर्जेंस मतलब स्प्रेड होना। इंग्लिश मीनिंग जो होता है डाइवर्ज का मतलब होता है स्प्रेड। इसका अपोजिट क्या होता है? कन्वर्जेंस। किसी पॉइंट पे इंटर करना आपके पास, ये किसी पॉइंट से बाहर निकलना, वही बातें करने वाले। इट क्वांटिफाइज द नेट आउटफ्लो ऑफ ए क्वांटिटी। अगर मैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट या सिविल वाले स्टूडेंट की बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो लोग फ्लूइड की बात करते हैं, तो हमेशा फ्लूइड में हम बात करते हैं नेट फ्लो की बात करते हैं कि भैया कितना आउटवर्ड फ्लो है, कितना इनवर्ड फ्लो है, या नेट फ्लो जीरो है कि नहीं। तो एक्चुअली जब कोई मैकेनिकल और सिविल वाला स्टूडेंट डाइवर्जेंस की बात करता है, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करता है कि भैया ये एक नेट आउटफ्लो ऑफ ए क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अच्छा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप डाइवर्जेंस की बात करते हो।
डाइवर्जेंस की बात करते हो, बात करूंगा मैं, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं, मैकेनिकल वाले यूज करते हैं, सिविल वाले यूज करते हैं, केमिकल वाले फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो वो भी यूज करते होंगे। कंप्यूटर साइंस वाला कहाँ पे यूज करते हैं, आई हैव नो आइडिया। कंप्यूटर साइंस वाले को नहीं रहता होगा कि डाइवर्जेंस वो कहाँ यूज करते हैं। अच्छा, एग्जाम में तो सबको आएगा, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है? मोर फ्लक्स इज लिविंग देन एंटरिंग, मतलब कोई सोर्स पॉइंट है जहां से सब चीजें निकल रही है, इसका मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये कन्वर्जेंस होगा, इसका मतलब है मोर फ्लक्स इज एंटरिंग देन लिविंग, मतलब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब हुआ कन्वर्जेंस। और जीरो डाइवर्जेंस मतलब इक्वल अमाउंट में होगा आपके पास। टर्मिनोलॉजी आपके पास इनकंप्रेसिबल और एक सोलेनाइडल लिखा हुआ है, देखेंगे अभी अपन। सोलेनाइडल फील्ड और इनकंप्रेसिबल फील्ड, ठीक है, जिसमें नेट फ्लो आपके पास जीरो होगा, जितना इंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। और भी बात करता हूं इस पॉइंट पे और वापस आऊंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट है बट फिर भी। अब जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस आपके पास किसी पॉइंट पे जब हम बात करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं आपके पास कि यार मैं किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, डाइवर्जेंस, किसी एक वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं और किसी पॉइंट पे अगर मैं हूं और मेरे को फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं कि एक फ्लूइड मैकेनिक्स वाला थोड़ा अलग बात करेगा, मतलब बात वही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली अलग बात करेगा, लेकिन तरीका वही है। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। अगर पी एक सोर्स पॉइंट है और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो एक सोर्स पॉइंट है और यहां से सब स्प्रेड आउट हो रहा है, सब बोलते हैं कि ये पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये जो ब्लू दिख रहा है ये वेक्टर फील्ड है, तो पूरा वेक्टर फील्ड आउट हो रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर पॉइंट पी कैसे वर्क कर रहा है? सोर्स, सोर्स नहीं होता है, जनरेटर नहीं होता है। सोर्स आपके पास वो होता है ना, आपके पास जैसे गॉड की जब भी आप पुरानी मूवी देखोगे या पुराने सीरियल वगैरह देखोगे दूरदर्शन में, तो जैसे भगवान आते थे तो चक्र चलना चालू होता था, फिर पूरे लाइंस बाहर निकलती थी, वो सोर्स है। जब भी किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति को दिखाना है तो आप डाइवर्जेंस वाली लाइन यूज करोगे, सब सोर्स वाली लाइन यूज करोगे, सोर्स से सब निकलता है, जनरेटर है एक्चुअली। तो जब हम गॉड को जब आप देखते होंगे पुरानी मूवीज में, वो तो आज की मूवी में भी, तो हमेशा आपके पास ऐसा उसकी बैक साइड में ऐसा रहता था, गॉड के सब बाहर निकल रहा है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट पी जो है आपके पास, इससे सब आपके पास जो वेक्टर फील्ड की लाइन से सब बाहर दिख रही है आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी इसका अगर मैं डाइवर्जेंस लूंगा इस वेक्टर फील्ड का तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। इसका अगर इसका मतलब कि पी इज द सोर्स पॉइंट है, पी आपके पास सोर्स पॉइंट है, आप इसको बोल सकते हो गॉड पॉइंट, क्योंकि आप पुरानी मूवी या कहीं पे देखे होंगे तो आपको दिखेगा। गॉड पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि वो एक सोर्स के समान ही बिहेव करता है, क्योंकि जो गॉड है वो तो सिंक नहीं हो सकता ना, सोर्स ही होगा ना, वही से तो सब चीजें निकलेगी, वही से सब चीजें निकलेगी ना, ठीक है, इसलिए गॉड पॉइंट लिख दिया। तो पी सोर्स पॉइंट है आपके पास, का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? सर अगर सब चीज अगर इस पी पॉइंट में वेक्टर ये फील्ड है और सब इसमें आ रहा है, इसमें से सब जा रहा था, ये सोर्स है ना, सब निकलेगा यहां से, ये जनरेटर है, ये जनरेट कर रहा है वेक्टर फील्ड को, वेक्टर फील्ड लाइन दिख रही है आपके पास। अब यहां पे क्या हो रहा है? वेक्टर फील्ड लाइन यहां पे आ रही है, सब कुछ सब कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पी इज सिंक पॉइंट, इसका मतलब ये सिंक है। देखो आपके पास ये सिंक है, पानी में आप सिंक देखते हो, आप वॉश बेसिन यूज करते हो, उसको आप सिंक बोलते हो। आप वॉश बेसिन यूज करते हो, सभी लोग आज की डेट में तो वॉश बेसिन यूज करते होंगे। आप जैसे वाटर को यूज करते हो उस वॉश बेसिन में, तो पूरा जो भी वाटर किसी भी साइड यूज कर रहे हो, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, पूरा वाटर जो जाता है आपके पास वो सिंक में जाता है। तो सिंक में मतलब पूरे वाटर का जो फ्लो है वो पूरा टूवर्ड्स है, वो सिंक के टूवर्ड्स है। तो सिंक इसलिए बोलते हैं जहां पे सब टूवर्ड्स होगा आपके पास। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये जो होगा आपके पास, जैसे वेक्टर फील्ड अभी आप बोल रहे थे कि डाइवर्जेंस आपके पास है, तो नेगेटिव का मतलब होता है आपके पास कन्वर्जेंस, एक्चुअली कन्वर्जेंस। अच्छा, मैं दो एग्जांपल दिया, मैं बोला सिंक पॉइंट। सिंक पॉइंट मतलब अगर आप वॉश बेसिन में अगर आपके पास देख रहे हो, तो सिंक पॉइंट बोलने से ना, सिंक जब भी आप सोचते हो ना, तो आपके पास थॉट जो आना चाहिए वो वॉश बेसिन का आना चाहिए, वॉश बेसिन का आपके पास थॉट आना चाहिए। अगर आपके पास वॉश बेसिन का अगर थॉट है तो आप सोचो कि सब चीजें, पानी का जो फ्लो होता है वो सिंक में होता है। देखो सब वेक्टर फील्ड लाइंस इनवर्ड है, यही तो होता है और क्या होता है, ये तो आप भी जानते हो। कभी कभी हम सिंक बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सिंक कहां पर यूज करते हैं। ये सिमिलरली सोर्स बात किया तो ये गॉड पॉइंट है। जब भी आप भगवान की फोटो देखिए सब आपके पास फील्ड्स आउटसाइड जनरेटर जनरेट कर रहा है आपके पास, यहां पे सब आ रहा है, इस पॉइंट पे जमा हो रहा है। तो एक्चुअली ये कन्वर्ज कर रहा है आपके पास, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। किसको?
ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज हो रहा है आपके से, स्प्रेड आउट हो रहा है, स्प्रेड आउट होना, डाइवर्ज होना, या सिंपली डाइवर्जेंस का पॉजिटिव होना, ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये कन्वर्जेंस है। ये स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है, ये आपके पास सिंक हो रहा है, इसलिए इसको सिंक बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कई बार आपके पास सुने होंगे कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एमिनेट होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। ये आप सुने होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग कि जो पॉजिटिव चार्जेस होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिनेट होती है। इसी को आप सोर्सेस, इसलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस लाइन, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं उसको सोर्सेस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है टर्मिनेट होती है कहां पे, उन नेगेटिव चार्जेस, इसको सिंक बोलते हैं। अगर कभी आप ऐसा ऐसा अगर पॉइंट अगर देखे होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा कि सर मैं तो देखा हूं सर, क्या देखे हो सर, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखे होंगे, ऐसा बना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी मैं ज्यादा उतनी बात नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, ऐसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। ऐसा बना हुआ आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमेशा ओरिजिनेटेड होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो हम बोल रहे हैं कि ये सोर्स है आपके पास, ये सोर्स है, दिख रहा है यहां सब जनरेट हो रहा है, और ये क्या आपके पास सिंक है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो सोर्स और सिंक वर्ड यूज नहीं करते, कम यूज करते। फ्लूइड मैकेनिक्स वाले लोग तो यूज करते हैं, जो मैकेनिकल सिविल वाले लोग रहते हैं वो सोर्स और सिंक वर्ड यूज करते हैं, बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग, इलेक्ट्रिकल वाले लोग सोर्स और सिंक टर्मोलॉजी उतनी ज्यादा यूज नहीं करते। तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है आपके पास, ये एमिनेट होती है या जनरेट होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस और टर्मिनेट होती है ऑन द नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे डाइवर्जेंस क्या होगा, इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस इस जगह पे कितना होगा सर, डाइवर्जेंस इस जगह पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि सब यहां से जनरेट हो रहा है, द सोर्स जनरेटर। यहां पे डाइवर्जेंस क्या होगा, बोले यहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, ये सिंक है, डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, दिस वन। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्जेस, द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। आपके पास अगर कभी आप पढ़े होंगे ना, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 मिनट यूज कर रहा हूं, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं है सर, अरे घबराने की जरूरत नहीं। एक इनका बड़ा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी। ये जो डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, लेकिन मैं अभी क्योंकि इतने सारे केमिकल वाले को क्या पता या कंप्यूटर साइंस वाले को कैसे पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है आपके पास, तो जानने की जरूरत भी नहीं है उनको, ठीक है, उनको जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, इसके ऊपर वेक्टर बनाओ ना बनाओ, डेल डॉट लगा दिए तो वेक्टर है, लिखो चाहे मत लिखो, इसको मैं सिर्फ ऐसा लिख दूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा, बोथ आर सेम। कोई बोलेगा सर इसमें तो वेक्टर बनाते हैं इसमें नहीं बनाता, बनाओ या मत बनाओ, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ होता है, बना दिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डी होता है ये एप्सिलॉन ई होता है, अगर मैं एप्सिलॉन यहां पे अगर रख दो और एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डेल डॉट ई आ गया तो ये रो वी आ गया। तो डेल डॉट ई की वैल्यू ये रो वी अपॉन एप्सिलॉन होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई, ये मैक्सवेल का बड़ा ही पॉपुलर इक्वेशन है सब। ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्जेस में जब मैं डाइवर्जेंस ऑफ ई की बात करता हूं तो इस जगह पे पता है डाइवर्जेंस ऑफ ई पॉजिटिव होता है, इस जगह पे डाइवर्जेंस ऑफ ई जो होता है पॉजिटिव होता है, इस जगह पे डाइवर्जेंस ऑफ ई क्योंकि चार्ज ही नेगेटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगा। ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो हम तो अवॉइड भी कर सकते हैं सर, हम क्यों बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप मैसेज जब पढ़ते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को सबको कवर करना होता है, हिंदुस्तान के अलग अलग कैटेगरी अलग अलग ब्रांचेस के लोगों को मेरे को कवर करना होता है, तो आपको सब सुनना पड़ेगा मेरी बातें, बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी बातें। तो ठीक है, मैं जस्ट बता रहा था कि यार जहां से चीजें निकलती है, अच्छा अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले तो आपको देखना है जहां से चीजें निकलती है सोर्स पॉइंट जो होता है वहां पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है और जो सिंक पॉइंट होता है वहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है। ठीक है सर, अब देखो फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, पी पॉइंट जो है पॉजिटिव चार्ज बना, यहां से सब निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब आउटवर्ड, ये तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यहाँ डेल डॉट ई की वैल्यू पॉजिटिव होगा। एक्चुअली यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होता है, चार्ज क्योंकि पॉजिटिव तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बट उतना मैं डिटेल में नहीं जाना नहीं चाहता। तो डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू पॉजिटिव फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही, डाइवर्जेंस ऑफ ई नेगेटिव होगा, पता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव, बट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम बात करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताया था कि यार देखो
ये मैं बताया था आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपके पास सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे डाइवर्जेंस नेगेटिव हो गया, सिंक है, ये सोर्स है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, डेल डॉट ई की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे डेल डॉट ई की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बातें की है। अब एक मैकेनिकल सिविल वाला स्टूडेंट क्या सोचता है, फ्लो की बात भी करता है। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज एट पॉइंट पी, अगर किसी पॉइंट पे अगर मेरा फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे कम स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो किसी पॉइंट पे देखो ये जा रहा है और ये आउटवर्ड है, इस पॉइंट पे देखो आउटवर्ड है, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी है। तो अगर मैं बोलूं कि ये तो इनवर्ड है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। कौन किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, हम एक मैग्नेट इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा से बनाया, ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड इज ग्रेटर देन इनवर्ड है इस पॉइंट पे। तो इसका जो नेट फ्लो होगा वो नेट फ्लो जो होगा वो आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नेट फ्लो पी पॉइंट पे पॉजिटिव आने वाला है। तो डाइवर्जेंस ऑफ पी जो होगा पॉजिटिव होगा। कई बार तो हम बोल देते कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज एट पॉइंट पी, अगर इस पी पॉइंट पे स्ट्रेंथ है किसी फील्ड का, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी कभी हम डाइवर्जेंस इक्वल टू नेट फ्लो भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस इक्वल टू नेट फ्लो, नेट फ्लो। और नेट फ्लो आपके पास क्या होता है पता है, आउटवर्ड फ्लो माइनस इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो माइनस इनवर्ड फ्लो। ये मैकेनिकल सिविल वाले लोग ज्यादा बात करते हैं, इनवर्ड फ्लो ये। अब आउटवर्ड फ्लो जिसका ज्यादा है उसका नेट फ्लो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पे नेट फ्लो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि नेट फ्लो पॉजिटिव है यहां पे, क्योंकि आउटवर्ड फ्लो ज्यादा है, इधर नेट फ्लो इज पॉजिटिव क्योंकि आउटवर्ड फ्लो ज्यादा है यहां पे, आउटवर्ड फ्लो इज ग्रेटर देन इनवर्ड फ्लो, सही है। इसका मतलब इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज इंक्रीज एट पॉइंट देन डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिज्म में जब हम बात करते हैं फ्लूइड की बात करते हैं तो हम नेट फ्लो की बात करते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिकल फ्लो की बात नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास, वो ऐसे फ्लो वर्ड यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, वो जनरेटिंग बात करते, इमिनेटिंग वर्ड यूज करते कि इमिनेट हो रहा है, कि वो किसी एक जगह पे आ रहा है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे देखो ये इनवर्ट फ्लो है, पी पॉइंट पे देख रहे हैं हम, तो ये इनवर्ट है। अब इनवर्ट ज्यादा है, इनवर्ट फ्लो है, और ये कौन सा है सर, ये आउटवर्ड फ्लो है, आउटवर्ड फ्लो है। अब आपको दिखा आउटवर्ड फ्लो तो आपके पास ये, तो देखो ये नेट फ्लो नेगेटिव है, इधर नेट फ्लो इज नेगेटिव, नेगेटिव तो लिखा हुआ है, देखो नेट फ्लो इज नेगेटिव, और नेट फ्लो अगर नेगेटिव है तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि यहां पे इनवर्ट फ्लो आपके पास ज्यादा है, नेट फ्लो नेगेटिव का मतलब है कि इनवर्ट फ्लो ज्यादा है आपके पास, तो इनवर्ट फ्लो इज ग्रेटर देन आउटवर्ड फ्लो, ऐसे होगा बिल्कुल सर ये। अब सोचो अगर जितना इनवर्ट फ्लो अगर उतना ही आउटवर्ड फ्लो हो, तो ये इनवर्ट फ्लो है, इनवर्ट फ्लो, क्योंकि मैं थोड़ा मैकेनिकल सिविल के भी पॉइंट से बात करना चाहता हूं, ये आउटवर्ड फ्लो है, आउटवर्ड फ्लो। तो जितना इनवर्ट फ्लो उतना आउटवर्ड फ्लो, तो नेट फ्लो तो जीरो हो जाएगा यार, नेट जो फ्लो होगा वो तो जीरो हो जाएगा। इनवर्ट फ्लो इक्वल टू आउटवर्ड फ्लो, नेट फ्लो इज जीरो। ये यहां पे डाइवर्जेंस जीरो, इसका मतलब डाइवर्जेंस की तीन वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, यस, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो ये मतलब हुआ कि डाइवर्जेंस की वैल्यू जब भी आप फाइंड आउट करोगे, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। जब भी आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, जब भी डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, तो मैं क्यों ना इसको मिड में लिख देता हूं, कि पॉसिबिलिटी है तो मिड में लिख देता हूं, ये डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, 1 2 और ये थ्री पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपके पास पॉजिटिव आ सकता है, ये नंबर आपका नेगेटिव आ सकता है, और ये नंबर जीरो आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डाइवर्जेंस। अब वो वेक्टर फील्ड आपके पास, वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही बोलते हैं हम, क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ मतलब नहीं है, या उसको फ्लो से भी कोई मतलब नहीं है, कोई आपके पास मैकेनिकल के लैंग्वेज की भी नीड नहीं है, सिर्फ हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं, हमको मतलब नहीं होता सिग्निफिकेंस है मैथ्स पढ़ते समय में। इसलिए कई बार हमारी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जबकि इंजीनियर की मैथ्स अच्छी होना चाहिए। उनको हमेशा एक ऐसा टीचर पढ़ाना चाहिए जो अलग अलग ब्रांचेस को जानता है, जो सिग्निफिकेंस की बात कर सके, क्योंकि मैथ्स की बुक जब लिखी जाती है तो नॉर्मल वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेगा, वो कभी सिग्निफिकेंस में नहीं घुसते मैथ्स की बुक लिखने वाले नॉर्मली, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस फ्लूइड डायनेमिक्स बोल रहा हूं, फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स बोल सकता हूं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, इन फ्लूइड मैकेनिक्स डाइवर्जेंस मेजर द रेट एट विच द फ्लूइड इज एक्सपांडिंग
और फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन पॉइंट। इसमें डाइवर्जेंस ये बताता है फ्लूइड डायनेमिक्स में कि वो मेजर करता है रेट एट विच फ्लूइड इज एक्सपांडिंग और फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन पॉइंट। वही मतलब हुआ जो मैं बता रहा था, स्प्रेड कर रहा है आपके पास या नेट फ्लो की बात चल रही। पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में? फ्लूइड इज एक्सपांडिंग और फ्लोइंग आउट। ठीक है भैया, सोर्स तो है, जो सोर्स लिखा है वो तो होगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होगा? फ्लूइड इज कंप्रेस। फ्लूइड अगर वो कंप्रेस हो रहा है और फ्लोइंग इन, जैसे अभी जैसे मैं बोलूं कि आप जब वॉश बेसिन में रहते हो तो जो वाटर रहता है वो सिंक होता है, कंप्रेस होता है एक ही जगह पे, स्प्रेड नहीं हो रहा है वो वाटर आपके पास। ऐसा नहीं है कि किसी जगह से आपके पास वाटर आपके पास जनरेट हो रहा है, किसी जगह से कोई सोर्स वाला पॉइंट है अगर आपके पास कर दिया जाए, कोई जैसे आप आपके पास आप प्लांट वगैरह में वाटर वगैरह देते हो, तो जिससे वो देते हो, जिस केटली से देते हो जिसमें पानी निकलता है, पानी भरा रहता है और आप ऐसे देते जाते हो, बटन स्प्रे कर जाते हो, वहां से सब निकलता है, जो वो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। लेकिन वॉश बेसिन में जो वाटर का फ्लो आपके पास वो टूवर्ड्स आपके पास सिंक है। इसका मतलब है कि फ्लूइड इज कंप्रेसिंग, तो फ्लूइड यहां पे, वहां पे फ्लूइड एक्सपांड करता है। फ्लूइड आपके पास निकला और पूरा एक्सपांड किया, जब आप अपने कभी गार्डन में जब आप वाटर अगर देते हो तो प्लांट वगैरह को, तो यहां पे फ्लूइड का एक्सपांड करना, इसका था पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये सोर्स के समान बिहेव करता है जब आप पानी देते हो तो। लेकिन ये सिंक होता है आपके पास जहां पे वाटर कंप्रेस करता है ये। और जीरो डाइवर्जेंस मतलब फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, जो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, इनकंप्रेसिबल विथ इक्वल इनफ्लो और आउटफ्लो, जहां पे इक्वल इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा, जा भी रहा और आ भी रहा बराबर, तो इसको हम बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। तो फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो जीरो, नेट फ्लो जीरो है, और उसी को हम जीरो डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तीन टर्म यूज होते हैं, एक्सपांडिंग, कंप्रेसिंग और इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल में तो वो इक्वल फ्लो आउट, इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा। इसलिए जब आप इनकंप्रेसिबल बोलते हैं इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस जीरो। इसका मतलब उस वेक्टर को आप अगर इनकंप्रेसिबल बोल दे रहे हो, इसका मतलब डाइवर्जेंस इज जीरो। एक्सपांड बोल दे रहे हो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, कंप्रेस बोल दे रहे हो मतलब नेगेटिव। इसलिए मैं फ्लूइड डायनेमिक्स भी यूज कर लिया कि जस्ट आपको आइडिया है। अब आपके पास क्या होता है, आप ध्यान से देखे होंगे कि आप ये हमेशा ऐसा बोलते हो कि ये सोलेनाइडल वेक्टर, आपके पास टर्मोलॉजी सुने होंगे, ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज सेड टू बी सोलेनाइडल वेक्टर इफ डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो। ये बड़ा ही आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गेट के एग्जाम के पॉइंट से बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, खूब पसंद है आईटी वाले को और बरसों से पसंद है, आज नहीं बरसों से पसंद है, बरसों तक पसंद रहेगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर डाइवर्जेंस जीरो तो उसको हम बोलते थे सोलेनाइडल वेक्टर। ये सब लोग याद भी कर लेते, दो चार बार सोचते पढ़ते लिखते, दो चार बार सोचते लिखते याद हो जाता है। सोलेनाइडल मतलब डाइवर्जेंस फ्री। इसका मतलब है कोई भी, अगर मैं किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं, अगर जीरो है ऑल पॉइंट्स, तो वेक्टर एफ इज ए सोलेनाइडल इन नेचर। दिख रहा है वेक्टर एफ इज ए सोलेनाइडल इन नेचर, ये आपके पास दिख रहा है। अगर मैं आपको बात करूं कि पता आपके पास जो सोलेनाइडल टर्म्स कहां से आता है, एक ग्रीक वर्ड है। ये जो सोलेनाइडल है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ये SOLEN जो है ना, इसका मीनिंग होता है ग्रीक में पाइप और ट्यूब विच रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप विदाउट एनी सोर्स और सिंक। ये एक आपके पास पाइप का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पाइप और ट्यूब, और विच रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ फ्लो, मतलब पाइप आपके पास है, उस पाइप से आपके पास वाटर निकल रहा है, एक दूसरे पाइप पे आपके पास वाटर जा रहा है, तो जितना भी आपके पास विदाउट एनी सोर्स और सिंक, मतलब एक पाइप में वाटर का जो फ्लो हो रहा है, एक पाइप है उसमें से वाटर का फ्लो हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे आप अगर रख दो पॉइंट, तो वाटर का जो फ्लो हो रहा है आपके पास, ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, सिर्फ वाटर का फ्लो हो रहा है पाइप में से। तो सोलेनाइडल आपके पास जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, तो SOLEN, सोलेन का मतलब होता है पाइप और ट्यूब। ये रिफ्लेक्ट करता है उस आइडिया को जिसमें कि एक पाइप में से वाटर का फ्लो रहा है विदाउट एनी सोर्स एंड सिंक, तो ये सोलेनाइडल टर्म्स आया, ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा कभी कभी, अच्छा ये नहीं भी जानते हो तो हो सकता है कोई ना पूछे, कभी इंटरव्यू में ना पूछे कि सोलेनाइडल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इक्वल टू जीरो। वो बोलेगा नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनाइडल, मीनिंग सोलेनाइडल, हिस्ट्री ऑफ सोलेनाइडल, कहां से आया ये सोलेनाइडल। तो इसके चांसेस कम रहते हैं कि कोई इतना डिटेल आपसे इंटरव्यू में पूछे, बट फिर भी पढ़ते समय बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि सोलेनाइडल सर एक ग्रीक वर्ड है, SOLEN, सोलेन का मतलब होता है आपके पास पाइप और ट्यूब, और जो आइडिया लिया गया आपके पास कि किसी पाइप और ट्यूब में से जो वाटर का फ्लो है विदाउट सोर्स और सिंक, आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है,
इसका मतलब जब कोई सोर्स और सिंक पॉइंट की बात ही नहीं होगी तो डाइवर्जेंस विल बी जीरो। ओके, सोलेनोइडल वेक्टर को हम बोलते हैं आल्सो डाइवर्जेंस फ्री, मतलब डाइवर्जेंस जीरो। और इनकंप्रेसिबल वेक्टर फील्ड is a vector field where the divergence is zero at all points. This means the field has no source or sink. फ्लूइड मैकेनिक्स में बात की जाए तो इनकंप्रेसिबल वेक्टर किसमें, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्मोलॉजी बात करूं तो इनकंप्रेसिबल वेक्टर फील्ड ये। तो सोलेनोइडल वेक्टर होगा डाइवर्जेंस फ्री, इज द डाइवर्जेंस फ्री। तो कभी डाइवर्जेंस फ्री लिखा है, सोलेनोइडल लिखा है, इनकंप्रेसिबल वेक्टर फील्ड लिखा आपके पास, इसका सबका मतलब सेम होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जो आप कभी ना कभी देखे होंगे, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को एग्जांपल देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपके पास और आई है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनते जाता है आपके पास, दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है, इस जो कंडक्टर है इसमें करंट कैरिंग। देखो इसमें कोई भी सोर्स और सिंक नहीं है, किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एक आपके पास जा रहा है और आ रहा है, देखो आपके पास ये यहां से ध्यान से देखोगे आपके पास तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। तो अब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपके पास सोर्स और सिंक आपके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहीं भी आपके पास देख लो, जिस भी जगह पे आप खड़े होकर देखना आपके पास सोर्स है, सिंक है, जिस भी जगह पे जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आउटवर्ड फ्लो, अगर ये फ्लो है, मान लेते हैं अगर ये फ्लो है तो जितना इनवर्ड फ्लो है उतना ही आउटवर्ड फ्लो है, किसी पॉइंट पे जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसलिए आपके पास इस बी वेक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, बी वेक्टर, जैसे ई डी होता था ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में बी जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। ये तो हम पढ़ नहीं रहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्यों पढ़ेंगे अभी, वो तो प्योर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन के स्टूडेंट की बात है। तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है। जब आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हो ECEE वाले लोग, तो वो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो बोलते हैं। जिसका भी डाइवर्जेंस जीरो होता है, इसका मतलब है कि वो एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है। हर वो क्वांटिटी जिसका डाइवर्जेंस जीरो होगा सोलेनोइडल वेक्टर क्वांटिटी होगा, इनकंप्रेसिबल क्वांटिटी होगा, वो डाइवर्जेंस फ्री होगा, उसमें सोर्स और सिंक की कोई बात ही नहीं होगी, उसका नेट फ्लो हमेशा जीरो होगा। अगर आप फ्लो की बात करना चाहते हो, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो हम फ्लो की बात नहीं करते, फ्लूइड मैकेनिक्स में लोग बात करते, तो क्लियर रहना चाहिए, कोई सोर्स और सिंक नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई मैं फील्ड लाइंस ले लूं जो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, जो एक आपके पास जनरेट हो रहा है और ये जा रहा है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां से सिर्फ जनरेट हो रहा है, या कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जहां पे सिर्फ सिंक हो रहा है। नो सोर्स, नो सोर्स और नो सिंक, देखो ध्यान से, नो सोर्स नो सिंक, तो डाइवर्जेंस जीरो हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका भी जीरो हो गया। तो डाइवर्जेंस आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस पता नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स तो हम सॉल्व करते ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां पे भी आपके पास सिर्फ जनरेट होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जहां से सब चीजें निकलेगी, गॉड पॉइंट बोला मैं, उसको सोर्स पॉइंट बोलते हैं। इसलिए दो चीज याद रखना है, भगवान के बारे में याद रखना कि पुराने मूवी में जब भी देखे हो तो एकदम पूरा पीछे चक्र चलते रहता था और पूरा लाइट रहती थी, लाइट सब बाहर निकलते रहती थी। और अगर मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस नहीं है, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब भी आपको पता है। ठीक है, वॉश बेसिन का एग्जांपल अच्छा दिया, मैं पहले सोचा नहीं था, अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद आ गया। अब आपके पास की पॉइंट्स क्या है कि डाइवर्जेंस इज ओनली वैलिड फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही भाई, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद द गिवन वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट फ्लो ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी आउटसाइड फ्रॉम ए क्लोज सरफेस। ठीक है, ये नेट फ्लो ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, इतना सही है। इधर क्लोज सरफेस और आउटसाइड फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, उसकी जरूरत नहीं है। अभी जब हम थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस में पहुंचेंगे वेक्टर के कंसेप्ट से, तब और भी ये सब बातें करेंगे आगे की। नेट फ्लो अभी तो डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो, देन एफ इज कॉल्ड ए सोलेनोइडल वेक्टर और इनकंप्रेसिबल वेक्टर और डाइवर्जेंस फ्री। ये टर्मोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्मोलॉजी आपको एग्जाम में डाइवर्जेंस फ्री लिखा रहेगा, या आपको फिर सोलेनोइडल वेक्टर लिखा रहेगा, या इनकंप्रेसिबल वेक्टर लिखा रहेगा। ये तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस जीरो। तो डाइवर्जेंस आप जब निकालते हैं नेगेटिव होता है तो जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है इसका मतलब इनवर्ट फ्लो है आपके पास टुवर्ड सिंक, पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड फ्लो है सोर्स, और नो फ्लो जीरो फ्लो। ये तीन पॉसिबिलिटी होती है जब भी आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, नथिंग एल्स, ऐसे ही होगा। अब आपके पास एक टर्मोलॉजी है हार्मोनिक फंक्शन। अगर कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू जीरो आ गई, डेल स्क्वायर फाई अगर जीरो आ गया तो इस फंक्शन एफ को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन।
क्या बात है, एक नया टर्म आया। और डेल स्क्वायर फाई को बोल, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 को लाप्लासियन इक्वेशन बोलते हैं। और डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू आपके पास, ये लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, पहले भी बता चुका हूं। और डेल स्क्वायर फाई कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर फाई लिखते हैं सर डेल डॉट डेल फाई, याद होगा आपको। और डेल डॉट डेल फाई करते हो तो कितना रिजल्ट आता है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यही होता है। यस दिस, ये डेल स्क्वायर फाई। हम बोल रहे हैं कि हार्मोनिक फंक्शन तब होगा जब इसका लाप्लासियन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, या इसका जो लाप्लासियन ऑपरेटर है इसको जब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ लगाएंगे तो रिजल्ट विल बी 0, तब आप बोलोगे हार्मोनिक फंक्शन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। अच्छा, डेल स्क्वायर फाई हमको कैलकुलेट करना आता है इसलिए इशू नहीं है, बट फिर भी इतना पता होना चाहिए द हार्मोनिक फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, अब अगर मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर का हमको डाइवर्जेंस चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बात कर लेते हैं। जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर, आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना ही होता है। यस सर। अगर मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालना है, डेल डॉट आर निकालना है, अच्छा सिर्फ डेल डॉट आर लिखने से भी चलेगा, वेक्टर लगाओ उसके ऊपर, ना लगाओ चलेगा। तो पता क्या होगा, डेल डॉट जब आपके पास फाइंड आउट करते हैं तो ये डेल इसका कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास, तो आर का जो कोफिशिएंट है एक्स वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स आर एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई को आर का जो वेक्टर होगा उसका वाई वाला कंपोनेंट, और डेल बाय डेल जेड आर का जेड वाला कंपोनेंट। अच्छा, डेल बाय डेल एक्स क्या है कंपोनेंट आर एक्स, ये आई के साथ जो कंपोनेंट है एक्स मतलब, ठीक है। डेल बाय डेल वाई आर वाई क्या है, वाई, और डेल बाय डेल जेड आर जेड क्या है, जेड है। अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स को तो कितना आ गया 1, वाई को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जेड के रिस्पेक्ट में 1, आंसर विल भी कितना 3। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स, मतलब आंसर इज 3। और ये इतना सिंपल है बट ये फेमस बहुत है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये तो सबको पता भी रहता है, नॉर्मली जितने पढ़ने वाले गेट एस्पिरेंट रहते हैं उनको याद भी रहता है कि यार डाइवर्जेंस ऑफ आर तो 3 होता है, तो सिंपल इज वेरी सिंपल, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ आर आपके पास 3 आया, आपके पास एक बात अगर की जाए कि यार डाइवर्जेंस ऑफ आर तो 3 आ गया, इसमें कोई बात नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ आर तो आप निकाल लिए, 3 आ गया, मतलब क्या हुआ 3, मतलब सर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अच्छा हाँ, पॉजिटिव ना, 3 तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं सिग्निफिकेंस वाइज इसको देखना चाहूं तो, सिग्निफिकेंस वाइज अगर मैं इसको देखना चाहूं तो क्या होगा, अच्छा सिग्निफिकेंस वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बोल सकता हूं कि देखो यार, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब आपको पता है एक्स वाई जेड में 3 डायमेंशन है, तो आर वेक्टर जो होता है वो 3 डायमेंशन वेक्टर है, आर वेक्टर जो है वो थ्री डायमेंशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 3 डायमेंशन वेक्टर है ना आपके पास। यस, यस 3 डायमेंशन वेक्टर है। अब मैं ऐसा ही कोई पॉइंट रहता है हवा में, 2 डायमेंशन तो प्लेन पेपर में रहता है, हवा में रहता है, बट फिर भी हम पॉइंट तो बना ही देते, हम बना देते हैं पॉइंट कहीं पे भी। जैसे आप बोल देते हो कि मेरे पास सर मैं पॉइंट्स ये बनाना चाहता हूँ सर, ये पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ मैं सर, इसका मतलब थोड़ी ये यहाँ पे है, ये तो एक्स वाई प्लेन में है, ये हवा में यहाँ पे है, इसमें जेड भी है, बट हम प्लेन पेपर में नहीं बना सकते, इसलिए हम ये बना देते हैं, यहां बना देते हैं हम लोग ये। अब अगर सोचो आपके पास कि इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, जैसे मैं बोल दूं 1 2 3, तो एक्स इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, तो यहां कहीं पे आएगा जहां पे जेड से 3 पॉइंट्स होगा, और ये ऐसा होगा आपके पास, ऐसा करके मिला देते हैं हम लोग, और मिड में पॉइंट पे होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास, ऐसे ही। अब मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो, ये तो पूरा ऐसा जा रहा है, ये पूरा आपके पास ऐसा जा रहा है, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू से आपके पास, ये ऐसा है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा आपके पास हुआ, ये ऐसा हुआ। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं और अगर मैं बोल दूं कि ये देखो आपके पास ऐसा जा रहा है, दिस वन डिपेंड्स ऑन द एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू देते जाओगे आपके पास, ये फील्ड लाइंस बना दिया, ये फील्ड लाइंस बना दी, इतना दिख रहा है, फील्ड लाइंस हो गया हमारे पास, ये क्लियर रहना चाहिए आपको, ओके ठीक है।
अब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर मैं किसी भी पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूं या डाइवर्जेंस की बात करूं किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो मैं बोल दूं कि ये पी पॉइंट पे क्या होगा, तो पी पॉइंट पे आपके पास जितना इनवर्ट फ्लो है, अगर मैं बोलूं कि ये इनवर्ट, ये इसका इनवर्ट है, ये आउटवर्ड है, अब ये तो पूरा जा रहा है आगे तक, तो किसी भी पॉइंट पे खड़े होंगे तो ये जितना भी इनवर्ट होगा आउटवर्ड फ्लो तो ज्यादा ही होगा, आउटवर्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अभी बोल ही रहा था कि ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड तो ज्यादा ही हुआ। आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आप बोलोगे कि सर मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं, सर क्यों? आप बोलोगे सर देखो ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं भैया, ये तो ऊपर तक जा रहा होगा ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जा रहा होगा, ये पूरा जा रहा होगा जितना लाइन आपको खींचना है। तो किसी भी जगह पे अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ आर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पी पे, पॉजिटिव ही आएगा, स्ट्रेंथ जो होगी उसके बाद में वो ज्यादा ही होगी, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो आप, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट होगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो, कि हमेशा ही आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होगा इसमें जब भी आप डाइवर्जेंस निकालोगे पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप, किसी भी पॉइंट पे, कोई ये पॉइंट है ना आपके पास, यहां निकाल रहे हो, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिन पे जब खड़े हो तब तो सब आउटवर्ड दिखेगा आपको, कोई इशू ही नहीं है, ओरिजिन पे खड़े हो तब तो सब आउटवर्ड दिख रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप। इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो भी इनवर्ड आपके पास वेक्टर है ये, और आउटवर्ड जो है आपके पास, या नेट फ्लो भी बोल सकते हो अगर इसको, अगर आप फ्लो दिखा रहे हो तो, या वेक्टर फील्ड दिखा रहे हो तो आपके पास ये जितना आपके पास स्ट्रेंथ है इससे ज्यादा ये स्ट्रेंथ होगी किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ, क्योंकि ये तो पूरा एक्स वाई जेड की कोई लिमिट तो है नहीं, एक्स वाई जेड माइनस इन्फाइनेट इन्फाइनेट, वाई की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट इन्फाइनेट, जेड की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट इन्फाइनेट, और सब ऐसा बाहर जा रहा है। इसका मतलब है डाइवर्जेंस विल ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा वो पॉजिटिव कितना होगा तो वो निकाल लिया हम कि डाइवर्जेंस की वैल्यू, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते जब तक कि मैं सॉल्व ना कर सकूं, कैलकुलेशन के बाद ही मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, लेकिन कंसेप्ट से मेरे को पता चल जाएगा पॉजिटिव कि नेगेटिव है, कंसेप्ट से मेरे को पता चल जाएगा क्या है पॉजिटिव है कि क्या है नेगेटिव है। तो देखो थ्री आंसर तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को बोला जाए कि बिना मैथ्स के आप थ्री बताओ, तो थ्री कैसे बताएंगे यार, हम तो सिर्फ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो सिर्फ ये बता सकते हैं, ओके सिर्फ यही बता सकते हैं हम, ओके सर इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आपके पास जो जो हम पुट करते जा रहे हैं उतना पुट करते जा रहे हैं, तो क्लियर रहना चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू जब हम पुट करते जाते हैं तो आपके पास रिजल्ट आते जाता है, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की बात जब भी करते हैं मैथमेटिकली, बहुत ही आसान सा टॉपिक है मैथमेटिकली, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, और अगर हम नॉर्मली अगर बात करते हैं एकदम नॉर्मल बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ आपको आउट फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्मोलॉजी में नेट फ्लो की बात करना है और फील्ड लाइंस में स्ट्रेंथ देखना है कि ज्यादा स्ट्रेंथ है उस पॉइंट के बाद कि कम है, यही देखना है आपके पास, ठीक है, या सोर्स या सिंक के समान समझना है, ठीक है सर। तो डाइवर्जेंस हमको पता चल गया, अरे हमारे पास तो जो वेक्टर था आपके पास का तो थ्री आ गया, सिंपल है आपके पास, पॉजिटिव आ गया तो क्लियर ही था सॉल्व करने के बाद, बट यहां से भी कंसेप्ट वाइज हम देख लिए, ओके। अभी एग्जांपल नंबर 23 है, कुछ 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 एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कैसे एग्जांपल आपके पास बोला कि फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे दिया है और बोला कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ वेक्टर इज ए डाइवर्जेंस फ्री, बोल दिया डाइवर्जेंस फ्री, यस सर। तो डाइवर्जेंस फ्री बोल दिया तो बस अब क्या है, डाइवर्जेंस फ्री तो बोल ही दिया, अब जब डाइवर्जेंस फ्री बोल दिया इसका मतलब है कि डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो होगा, तो सर डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्या है ये गिवन है सर, ये गिवन है, डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो गिवन है, ये दिख रहा है आपके पास, यस। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये तो आपके पास एफ एक्स हो गया, आपको पता है डेल डॉट एफ का रिजल्ट कितना होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर का रिजल्ट कितना होता है सर, डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स सर, डेल बाय डेल वाई एफ वाई, डेल बाय डेल जेड एफ जेड, ये आपके पास होता है। अच्छा डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स अगर मैं करूं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में सर टू लैम्डा एक्स वाई, टू लैम्डा एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स, यहाँ पे है क्या, नहीं है सर, बस इतना ही हो गया, इतना ही हो गया आपके पास। ये डेल बाय डेल वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो सिर्फ ये करूंगा, दिस वन इज द एफ एक्स, दिस वन इज द एफ वाई, ये आपके पास पता है कि ये आपके पास एफ वाई है, ये आपके ब्रैकेट में एफ एक्स है, और ये आपके पास एफ जेड है। अब एफ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये कितना हो गया, एट एक्स वाई स्क्वायर, तो एट एक्स वाई हो गया, एट एक्स वाई, और ये कितना हो गया, नहीं इसमें तो वाई है नहीं तो जीरो हो गया। अब एफ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो कितना हो गया सर, टू एक्स वाई,
बस इतना। इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो कितना आ गया, 2 लैम्डा एक्स वाई, 2 लैम्डा एक्स वाई प्लस 8 प्लस 2 10 एक्स वाई इक्वल टू कितना, 0। ध्यान से देखा आपके पास, अगर मैं बोल दूं कि एक्स वाई को अगर मैं कॉमन ले लूं आपके पास, एक्स वाई तो आपके पास वेरिएबल है, एक्स वाई को अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स वाई को जब मैं कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स वाई तो 0 होगा नहीं, तो वेरिएबल क्वांटिटी है, तो कोऑर्डिनेट आपके पास है, एक्स एक्स वाई जेड तो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है ना आपके पास, तभी तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये, एक्स वाई जेड वेरिएबल क्वांटिटी। तो 2 लैम्डा प्लस 10 की वैल्यू 0 होगी, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया सर, -5 आ रहा है, बिल्कुल सही, लैम्डा इज -5। देखो जरा ध्यान से, लैम्डा इज -5 आ गया आंसर। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये सोलेनाइडल लिखा है, तो क्वेश्चन में मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सोलेनाइडल लिखा हो चाहे आपके पास डाइवर्जेंस फ्री लिखा हो, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन इक्वल टू 0। यस सर, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है सर, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये एफ जेड है, बिल्कुल सही। तो अगर मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ एफ की बात करना है कि सर मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की बात करना है, जिसको आप लिखते हो ऐसा 2 3 4 बार लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको इशू ना आए लिखने में देखने में, इसलिए लिख दे रहा हूँ, डेल एफ वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, बहुत फास्ट भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 5 आएगा बस, यस सर 5 आया बस। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसको तो सर सिर्फ लैम्डा आया, चलो ये भी सही है। जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो कितना आया सर, 7 आया। देखो जरा ध्यान से, यस सर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 5x है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ लैम्डा आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 7 आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 है यार। मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी सर, लैम्डा की वैल्यू 7 और 5 12 -12 आ गया सर, बिल्कुल सही यार, इतना आ रहा है, यस सर। अभी 2013 के क्वेश्चन, 2013 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 66 पहुंच गए। बोल रहा है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड है। अगर ध्यान से आप देखोगे कि आपके पास क्या दिया है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। अच्छा, यूनिट वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपको पता है कि जो ए वेक्टर है, इसमें जो ए एक्स है, ये तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ये आई है, ये जे है, और ये आपके पास के है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ए एक्स ए वाई जेड को, आप मैं तो पहली क्लास से बता रहा हूँ। इसका मतलब है सर ये तो सर एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना, एक्चुअली जो ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस करोगे तो पहले का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, दूसरे का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, तीसरे का जेड, तो सही तो 3 आ गया, बिल्कुल सिंपल यार 3। लोग तो देख के 3 लगा लेते क्यों, तो पोजीशन वेक्टर, इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। अब देखो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ द 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर फील्ड आर, ये देखो 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर फील्ड आर। अब इसका बोल रहे डाइवर्जेंस लिखो। अब देखो 2 ऑप्शन तो वेक्टर दिए, ये तो कभी हो नहीं सकते, डाइवर्जेंस का जो रिजल्ट आता है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, एक आंसर 1/3 और एक आपके पास 3 है। हमको तो पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू जब भी आप फाइंड आउट करोगे, एक रिजल्ट 1 आ जाएगा, एक रिजल्ट 1 आ जाएगा, एक रिजल्ट 1 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ये तो सभी को पता है आर वेक्टर, क्योंकि बिकॉज एवरीवन नोस कि यार आर वेक्टर क्या है, एक्स आई है प्लस वाई जे है प्लस जेड के है, एवरीवन नोस। हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो आपके पास ये 2001 में, अच्छा मैं सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि सब बार बार आए हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये तो सर फिर से वही आ गया, हाँ ये फिर से वही आ गया। इसका मतलब ऑलरेडी वी नो दैट, यस सर, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ऑलरेडी वी नो दैट यार, क्या 3 सर, सिंपली। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो तो पोजीशन वेक्टर पे आया है, जिसका आंसर 3 फिक्स है। 3 क्वेश्चन दिखा दिए जिसका आंसर आपके पास सबको पता ही और फिक्स है, ठीक है सर। अब ये 2017 का क्वेश्चन था। अब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो क्या कोई इशू होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। कोई इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये वेक्टर फील्ड दिया आपके पास, ए वेक्टर, क्या दिया भाई, ए वेक्टर माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो अगर मैं बोलूं कि हमको डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, इसमें देखो आई का जो कोफिशिएंट है, मतलब आई का कोफिशिएंट मतलब ए एक्स, आई का कोफिशिएंट ए एक्स होता है जिसकी वैल्यू -y है, और जे का कोफिशिएंट y होता है ए वाई, कितनी वैल्यू है, x है। अब अगर कोई मुझसे बोले कि सर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो मैं बोलूंगा यार डेल बाई डेल एक्स, और ए वेक्टर है तो उसका कोफिशिएंट x ए एक्स, डेल बाई डेल वाई, इसका कोफिशिएंट
ए वाई और डेल बाय डेल जेड इसका कोफिशिएंट ए जेड। ध्यान से देखो, ए एक्स ये कोफिशिएंट है माइनस वाई, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें तो एक्स है ही नहीं तो जीरो आ गया। ये है ए वाई में एक्स और मेरे को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जीरो आ गया। और ए जेड का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। इतना सिंपल, लोग तो देख के ही बोल देते कि इसका आंसर जीरो होगा। ये आंसर 0.0 जीरो आंसर। इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल क्यों नहीं आ सकता? उनको तो देखना है कि आपको डाइवर्जेंस का मतलब पता है कि नहीं, डाइवर्जेंस आपको सॉल्व करते आता है कि नहीं, बस उनको तो इतना देखना था, सॉल्व हो गया, 10 सेकंड लगा। अब 2008 का आपके पास एक क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपके पास। अब आपके पास एक डाइवर्जेंस बोला है कि वेक्टर फील्ड का मेरे को डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है, और मेरे पास एक वेक्टर फील्ड दिया है ये। अब आपको पता है ये क्या, जो वेक्टर फील्ड दिया है उसके कोफिशिएंट लिख लो आप। कैसे कोफिशिएंट? एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस वाई सर, बिल्कुल सही। एफ वाई क्या होगा सर, वाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही। एफ जेड क्या होगा सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, कैपिटल एफ लिखा तो कैपिटल एफ लिख दो, क्या होगा डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स। जो मैं लिख रहा हूं इसको लोग लिखते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना सिंपल है ये कि ये दिख जाता है कि हमको क्या करना है करके ये। अब एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा सर, और इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आएगा सर, 1 आ गया। इसको z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, x का 0 y का 0 z का 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया, 3। तो आपको लग सकता है कि सर इस टाइप के जितने क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर 3 आते हैं क्या? नहीं भैया, 3 यहाँ पे है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है क्या? नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो 3 आंसर आ गया, ये 3 आंसर। अब आपके पास ये है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, आपके पास ये है। अब जैसे वेक्टर फील्ड है, एक ए वेक्टर मान लिया आपके पास, अगर एक वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, ये तो आपके पास तो कोफिशिएंट मिल गए। क्या कोफिशिएंट मिल गया आपको? आपको तो मिल गया कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू 3x/z, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू है 2xy, और ए जेड की वैल्यू क्या है, ए जेड की वैल्यू है -yz²। ठीक है, अब मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालना है। ए नाम हम दे दिए, ए नाम हम दे दिए डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो जब मैं बोलूंगा कि डेल ए एक्स बाई डेल एक्स क्या होगा, लिख देता हूं मैं आपके लिए यार, मेरे को लगता है कि कुछ देर की तो बात है, तो लिख देता हूं डेल ए एक्स प्लस डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड और ए जेड। अब बताओ ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करा हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा सर, 3x/z, 3z आ रहा है सर, बिल्कुल सही। और y के रिस्पेक्ट में किया तो 2x आ गया सर, और z के रिस्पेक्ट में किया तो सर -2yz, ये आ रहा है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आ गया। अब पता है ये तो आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट हो गया। अब अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को तो पॉइंट पता है, तो मैं पॉइंट पुट कर सकता हूँ कि मेरे को तो पॉइंट पता है कि 1 1 1 पे निकालना है मेरे को, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए मेरे को निकालना है 1 1 और 1 पे। तो 3z मतलब 3 हो गया, 2x मतलब 2 हो गया, -2yz मतलब 2 हो गया। आंसर कितना है, 3। आप बोलोगे सर कुछ भी करके 3 आंसर आ जा रहा है। हाँ आ गया 3, क्या करे? तो सर मैं तुक्का मार दूं क्या? नहीं नहीं, अभी मतलब हर चीज में 3 आ रहा है। देखो ऑप्शन यहाँ पे भी 3 दिया है, तो 0 3 बड़ा कॉमन है कि 0 3 देंगे वो लोग। 0 3 देना उनको पसंद है, क्योंकि 0 3 बहुत कॉमन आंसर है इस चैप्टर में, 0 3। अभी तो हम देखें कि 3 आया आपके पास 3 4 क्वेश्चन में। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट है, अगर एक ए वेक्टर ये मान लेता हूँ, इसी को ए वेक्टर मान लेता हूँ, क्या आ गया कोफिशिएंट, ए एक्स क्या आ रहा है, ए एक्स आ रहा है सर x² z, बिल्कुल सही। ए वाई कितना आ रहा है सर xy, ए जेड कितना आ रहा है, ए जेड आ रहा है सर -yz²। ठीक है, चलो डाइवर्जेंस ऑफ ए कर लेते हैं। करे डेल बाय डेल एक्स, करे डेल बाय डेल एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 2xz आ जाएगा सर। डेल बाय डेल वाई करोगे तो x आ जाएगा, डेल बाय डेल जेड करोगे तो -2yz आ जाएगा, इतना आया। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना था, और पॉइंट मेरे पास क्या दिए थे, बोले सर 1 -1 और 1। x की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू 1 थी तो पहला 2 आ गया, x की वैल्यू 1 थी तो पहला 1 आ गया, और y की वैल्यू -1 थी, z की वैल्यू 1 थी तो -1 और 1 -1 -2 तो +2 आ गया। ये आंसर 5 आ रहा है, 5। हर बार 3 नहीं आएगा, देखो 5 आंसर आ गया। इसका तब ये सोचना कि 0 या 3 में से कोई आंसर आएगा, ये भी गलत बात है। 2014 का क्वेश्चन है, 5 आंसर आ गया। अच्छा इतना सिंपल है कि इसमें कुछ रखा नहीं, इजिली सॉल्व कर सकते, सिर्फ कोफिशिएंट देखना है। और दुनिया के सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक यही हुआ। 2007 आईआईटी कानपुर के क्वेश्चन ले लेता हूं। 2007 आईआईटी कानपुर के जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे
ये आपके पास ये वी वेक्टर है, तो ये वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स आ गया 5xy। ये आपके लिए लिखता हूं मैं कि आप, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी करने से थोड़ा सा डर जाते होंगे, कुछ लोग का मैथ्स वीक होता होगा, तो मेरा काम है कि आराम से बात करना। ये मैं तो हवा में बात करके यही से आंसर निकाल सकता हूँ, कुछ होशियार लोग तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है इसलिए कुछ लोग यही से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, बाकी लोग भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं निकाल सकते। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी, तो क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स वी एक्स हुआ, यस सर। डेल बाय डेल वाई वी वाई हुआ, यस सर। और डेल बाय डेल जेड वी जेड हुआ, यस सर। क्या हुआ रिजल्ट, सर रिजल्ट हुआ सर, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 5y आ जाएगा पहला, और y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 4y आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 6yz आ जाएगा, 6yz। इतने यार आपके पास, देखो जरा ध्यान से। यस सर, अगर मैं बोलूं कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ये v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर दिया आपके पास, वेलोसिटी वेक्टर, इधर वेलोसिटी वेक्टर सही है। तो अगर मेरे को चाहिए कि 1 1 1 पे निकालूं, बहुत कॉमन पॉइंट है 1 1 1, तो 1 पे निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। अच्छा, सबसे सिंपल पॉइंट यही होता है 1 1 1, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू सब 1 हो जाती है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। 6 और 4 10 15, हर क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं आता, अभी 5 आया था 15 आ गया, ये 15 आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं आया, अभी 15 आ गया, थोड़ी देर पहले 5 आया था। अभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एक्स वाई जेड दिया, x1 दिया, y2 दिया, z3 दिया, और बोला डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड निकालो, 2017 का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो गेट में आएंगे तो बनेंगे, बिल्कुल बनना ही चाहिए यार, क्यों नहीं बनेंगे। ये वेलोसिटी आपके पास दी है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं वी एक्स एक्स स्क्वायर, वी वाई सर 2y क्यूब है, वी जेड कितना है, वी जेड जो है वो जेड की पावर 4 है, चलो ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर बॉन्ड फंक्शन कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स आ जाएगा, वी एक्स, डेल बाय डेल वाई आ जाएगा वी वाई, और डेल बाय डेल जेड आ जाएगा वी जेड। ये देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूँ क्या, देखो वी एक्स ये है तो 2x आ गया, यस सर 2x आ गया ये, और ये वी वाई किया तो कितना आ गया सर 6y स्क्वायर, ये भी सही है, और जेड किए तो 4z क्यूब आ गया सर, ये आ गया डेल डॉट वी। अगर मैं बोलूँ कि डेल डॉट वी जो निकाले, अगर मैं इसके पॉइंट पुट कर दूँ 1 2 3 x1 y2 z3, लिखा है 1 2 3, यस सर। x1 है तो 2 आ गया, और ये जेड y2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 24, 6 24 ना, ठीक है। और z3 है, 3 का क्यूब कर लिए तो 9 27, 27 इंटू 4 किया तो कितना हो गया, 27 की 50 तो 54, 108, 108 आ रहा है, 108 और 2 किए तो कितना आ गया 10, और 10 तो 134, 134, तो न्यूमेरिकल आंसर है 134। ऐसी जगह पे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, चेक कर लेना फिर भी। जेड क्यूब है, जेड क्यूब 3 है, 3 का क्यूब किया तो कितना हो गया 3 इंटू 3 9, और 3 27, 27 इंटू 4 कर लिए, तो 27 इंटू 4 अगर कर लिए तो 25 चौक 100, और 2 और 4 8, तो 108 सही है, 108 110 134। अब ये 2018 आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भैया, बोला कि एक यू है आपके पास और एक वी है, रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। बहुत ही सही 2018 क्वेश्चन, बोला टू डायमेंशनल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड है, और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब आउटवर्ड फ्लो इक्वल टू इनवर्ड फ्लो, नो सोर्स नो सिंक। ये एक्स और वाई कंपोनेंट है इस वेलोसिटी फील्ड वेक्टर के, मतलब ध्यान समझना, कुछ जल्दबाजी में रहना, एक वेलोसिटी फील्ड वेक्टर है, ये वी एक्स इंटू आई कैफ है, और ये वी वाई जे कैफ है, बस इतना ही, टू डायमेंशन बोला ना, तो इसलिए जेड भी नहीं दिख रहा आपको। इसमें से वेयर वी एक्स इक्वल टू क्या पता है, वी एक्स इक्वल टू वी एक्स कंपोनेंट कितना, ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स वी एक्स है, और ये वी वाई है, क्या है भैया वी वाई सर माइनस ए एक्स वाई, चेक कर लो। ये एक्स और वाई कंपोनेंट है इस टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड वेक्टर के, और मेरे को बोल रहा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है आपके पास, ये जो वेलोसिटी आपके पास जो फील्ड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का क्या मतलब होता है सर, इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर कहीं पे लिखा है ये इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, इसका तो होता है सर डाइवर्जेंस फ्री, डाइवर्जेंस फ्री मतलब सर डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0, बिल्कुल सही।
तो डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू अगर जीरो है तो डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स वी एक्स आ गया, डेल बाय डेल वाई वी वाई आ गया। अच्छा, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे है ही नहीं आपके पास, क्योंकि वेलोसिटी 2 डायमेंशन है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही जीरो हो गया क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं अपने पास जेड। अच्छा, वी एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट में मेरे को सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का कितना हो गया सर, 4x हो गया सर, 2x स्क्वायर का 4x हो गया। और डेल बाय डेल वाई वी वाई कितना होगा, माइनस ए एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस ए एक्स सर। और ये बोल रहा है जीरो है क्योंकि कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल है, तो ये आ गया 4x इक्वल टू ए एक्स, ये कैंसल, ए की वैल्यू 4 आ रहा है तो ए इज 4। अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो एग्जाम में आपको 4 पुट करना पड़ेगा कि सर हम 4 पुट करेंगे इसका आंसर, ये 2018 इज वेरी सिंपल। तो टर्मोलॉजी में कुछ इशू नहीं होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतना लिखा आपको, यस सर। अब आपके पास ये देखो डाइवर्जेंस बोला है, 2020 का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सिंपल दिख रहा है और सिंपल ही होगा, सिंपल ही होगा आपके पास। कैसे, ये वेलोसिटी है तो ये वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो इसका कंपोनेंट है वाई स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया जेड स्क्वायर, और वी जेड की वैल्यू कितना होगी, वी जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी। अब देखो वी एक्स में एक्स नहीं है, वी वाई में जेड नहीं है, वी जेड में एक्स नहीं है, मतलब वी एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, वी वाई इज नॉट फंक्शन ऑफ वाई, और अगर वी जेड इज नॉट फंक्शन ऑफ जेड तो कोई बात है क्या कि डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मैं वी वेक्टर निकालूंगा तो जीरो ही आएगा ये, और आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स अगर मैं करूंगा, डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, मतलब ये वी एक्स है, डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड वी जेड, जीरो ही आने वाला है, तो जीरो आंसर। कोई देख के भी बता सकता है, मतलब बिना कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन आप बोल सकते हो कि आंसर जीरो होगा। मतलब इसको देखे आप, ये सीन की है, फिर आप बोले विदाउट कैलकुलेशन, आपको दिखा विदाउट कैलकुलेशन, और आप बोले कि आंसर जीरो, क्योंकि जो x का कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसमें x नहीं है, y का कंपोनेंट में y नहीं है, z के कंपोनेंट में z नहीं है। ये 2023 का क्वेश्चन क्या है, 2023 का क्वेश्चन, 2023 क्वेश्चन नंबर 77 तक पहुंच गए कि द वेक्टर v इज डिफाइंड एज द v इक्वल टू zx, x है सही है, v y है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी का फंक्शंस का अगर मैं बोल दूं कि ये है तो मैं vx लिख देता हूं, वेलोसिटी तो दी है, vx लिख देता हूं कि vx क्या है, तो आप बोलोगे zx है, तो अच्छा तो x का पार्ट है, vy क्या है, vy 2xy है, ये भी सही है, और vz क्या है, ये vz है 3yz, ये। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लोइंग इन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v इवैल्यूएट एट द पॉइंट 3 to 1 पे मेरे को बताना है, 3 to 1 पे पहले तो मैं डाइवर्जेंस निकाल लेता हूँ, करेक्ट कौन सा आपके पास पूछे, तो डाइवर्जेंस ऑफ v कितना होगा यार, तो डेल वी बाई डेल एक्स करूंगा तो कितना आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स करूंगा तो जेड आ जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई करूंगा तो 2x आ जाएगा, डेल वी बाई डेल जेड करूंगा तो 3y आ जाएगा। तो ये आया डाइवर्जेंस ऑफ v, ये आपके पास आया। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ v, ऐसा भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, डाइवर्जेंस ऑफ v आ गया तो ये तो एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है, यस। तो डाइवर्जेंस ऑफ v अगर एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है, मेरे पास पॉइंट क्या क्या है 3 to 1, कभी 1 to 3 रहता है, कभी 1 1 1 रहता है, 3 to 1 है, तो जेड की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही है, सॉरी जेड की वैल्यू कितना है 1 है, 2x लिखे तो x की वैल्यू 3 था तो 6 आ गया, और 3y में y की वैल्यू 2 था तो कितना आ गया 6 आ गया, तो 13 आ रहा है, तो 13 आ रहा है डाइवर्जेंस, तो 13 आंसर आ गया, इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट देखना और आंसर लिख देना, तो 13 आंसर आ गया। अब ये 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन क्या है, ये बोला कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड u, अब u क्या है, देखो ध्यान से, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो u क्या आ जाएगा, e की पावर x cos y आई कैप, यस सर, और e की पावर x sin y j कैप, ये तो सिर्फ 2 डायमेंशन क्वांटिटी है, यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये है ux, तो ux क्या होगा, e की पावर x cos y, ui क्या होगा, uy e की पावर x sin y,
और यू जेड क्या होगा, वो तो है ही नहीं। तो डाइवर्जेंस ऑफ यू क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर क्या हुआ सर, डेल बाई डेल एक्स यू एक्स सही है, डेल बाई डेल वाई यू वाई, और डेल जेड यू जेड तो है नहीं, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं, तो जरूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हो। क्या आ रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, और कॉस वाई आ गया, कॉस वाई तो कांस्टेंट था। अब डेल वाई इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट है, साइन वाई का कॉस वाई आ गया। इसका मतलब है कि ई की पावर एक्स है, तो मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ई की पावर एक्स है, ये ब्लैक कर दिया था, इसको मैं रेड कर देता हूं, जिससे कि देखिए कि डिफ्रेंसिएशन में कौन सी चीज आई थी, तो कॉस वाई कुछ नहीं किया था आपने, और अगर मैं डेल वाई कर रहा हूं तो साइन वाई का कॉस वाई लिखूंगा। इसका मतलब है कि मैं कलर चेंज कर रहा हूं उसके लिए जिसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं, तो साइन वाई का कॉस वाई करा। कॉमन क्या है, जो मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ई की पावर एक्स, और थर्ड वाला तो जीरो हो गया। ध्यान से देखा जाए तो आंसर आया कितना सर, आंसर आ गया सर, ये तो डबल हो गया, दोनों सेम आ गए, और 2 टाइम्स ई रेस पावर एक्स कॉस वाई, इतना आंसर है सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ यू का। तो क्या सॉल्व नहीं होगा, होगा, देखो ध्यान से देखो सर, ये 2 ई रेस पावर एक्स साइन वाई, ये सी आंसर 2018। 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, इसलिए मैं सब करवा रहा हूं कि आपको दिख जाए कि यार एग्जाम में तो अपन बनाएंगे, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड दिया है, वी एक्स वाई जेड दिया, ये वी एक्स है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या क्या आपके पास है, तो ये वी एक्स है, ये आपके पास वी एक्स है, यस सर, ये क्या है, वी वाई है, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, वी जेड है, यस सर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डेल बाई डेल एक्स वी एक्स क्या होगा, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, डेल बाई डेल एक्स वी एक्स, इसको तो सॉल्व करने ही वाले हैं। तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स वाई का, तो माइनस एक्स हो गया, और कॉस एक्स वाई का कितना आएगा, कॉस एक्स वाई का, कॉस एक्स वाई का आएगा वाई इंटू कॉस एक्स वाई का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई आ गया। और फिर सर कॉस एक्स वाई लिख देंगे अपन, हाँ कॉस एक्स वाई लिख देंगे इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सर, वन सर, लेकिन माइनस तो बाहर था, तो यहाँ तो माइनस तो रखो कम से कम, यस सर रख देते सर, मिस्टेक हो गया, इसको रख देते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो चलता है। अब बताओ एक्स का कितना आया, वन आया, ये फाइनली ये कितना रिजल्ट है, फाइनली रिजल्ट है माइनस माइनस प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई और माइनस कॉस एक्स वाई। पता है किसका रिजल्ट है, ये है डेल वी एक्स डेल एक्स का, डेल बाई डेल एक्स वी एक्स का, डेल बाई डेल वाई वी वाई का कितना आएगा, डेल बाई डेल वाई वी वाई का, ये तो थोड़ा ज्यादा सिंपल दिख रहा है, डेल वी वाई का, एक ही टर्म से ना, और वाई कॉस एक्स वाई, ले डबल है ना, तो ये वाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भाई कॉस एक्स वाई का, तो माइनस साइन एक्स वाई आ गया, और एक्स भी आ गया, तो माइनस एक्स भी आ गया, और साइन एक्स वाई भी आ गया, ठीक है। फिर क्या करें, फिर हम कर देते हैं कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई और वाई का डिफरेंस कितना आ गया, वन आ गया, तो ये वन आ गया। फाइनली रिजल्ट क्या है, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। जब भी ऐसे टर्म दिए हो तो आपको लिखने का आपका स्टाइल आपको अच्छा करना है, ये देखो ये दूसरा भी आ गया, पहला भी आ गया था, आ गया। अब थर्ड बचा आपके पास, ये थर्ड, अगर मैं थर्ड में बोलूं कि सर मैं तो यही से लिख लूं क्या, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जेड का कुछ इशू नहीं है, डेल वी बाई डेल जेड अगर आपको लिखना है, डेल वी डेल जेड तो कितना होगा, इसका जीरो इसका जीरो, साइन जेड स्क्वायर का कॉस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का टू जेड, तो टू जेड इंटू कॉस जेड स्क्वायर, साइन का कॉस हो गया, और टू जेड स्क्वायर का टू जेड हो गया, इतना आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं बोलूं कि सबको लिख लो, मेरा तो ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को डेल वी निकालना था, इसका आंसर था डेल बाई डेल एक्स वी एक्स, डेल बाई डेल वाई वी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड और वी जेड, इतना ही था, यस सर। पहला क्या आया था, पहला एक्स वाई साइन एक्स वाई आया था, एक्स वाई साइन एक्स वाई और माइनस कॉस एक्स वाई आया था, माइनस कॉस एक्स वाई। दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था सर माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई, यस, और प्लस कॉस एक्स वाई, प्लस कॉस एक्स वाई, और कितना आ रहा था, टू जेड कॉस जेड स्क्वायर, ये
अगर मैं ध्यान से देखूं कि यार एक्स वाई साइन एक्स वाई तो कैंसिल आउट हो गया इससे ये वाला, ये, और माइनस कॉस एक्स वाई से प्लस कॉस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा सर, फाइनली डेल डॉट वी वेक्टर की वैल्यू बची 2z कॉस जेड स्क्वायर। ये फाइनली बचा आंसर। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पे 2z कॉस जेड स्क्वायर? 2z कॉस जेड स्क्वायर, ए ऑप्शन ये आएगा, ए आंसर आ गया। द बेसिक गुड क्वेश्चन, द बेसिक मैथ्स, पार्शियल डेरिवेटिव करना था कॉन्फिडेंस के साथ, सॉल्व हो गया ये। अब अगर मैं बोलूं कि 2019 का क्वेश्चन आपके पास, इसको आप गुड कैटेगरी में डाल सकते हो, इसलिए नहीं कि टफ है, बट गुड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अभी आते दिखेंगे भी आप। एक ए वेक्टर दिया और एक यू दिया, मतलब एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया और एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया भाई, और डाइवर्जेंस ऑफ यूए बोल दिया, मतलब डाइवर्जेंस निकालना लिखिए यूए का। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि सर यू ये है और ए ये है, अगर मैं बोलूं कि सर देखिए ध्यान से, क्या देखिए भाई, सर देखो सर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये यू है, और ये ए वेक्टर है सर, कितना है 2xi, फिर सर 3yj, फिर 4z के। ऐसे नंबर जब लिखे रहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई खुद से बना है। अब अगर मैं बोलूं कि सर यूए कितना होगा, डाइवर्जेंस छोड़ दो, यूए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना, किसी स्केलर का किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, ये पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, और आई आ जाएगा, तो 2x इंटू एक्स, 2x क्यूब, 2x इंटू वाई, 2x वाई स्क्वायर, 2x इंटू जेड, 2x जेड स्क्वायर, ये पूरा आ गया आई कैप, नहीं यस सर। अब 3y से मल्टीप्लाई करना है फिर से पूरे का, 3y इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि 3y का मल्टीप्लाई करना था, प्लस 3y इंटू वाई, सर 3y इंटू वाई तो y क्यूब, और 3y का मल्टीप्लाई तो 3y जेड स्क्वायर। ये देखो सर, ये जी, तो हम वेक्टर पहले बना दे रहे हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे का 4z के साथ, तो 4z एक्स स्क्वायर, ये भी सही है, 4z वाई स्क्वायर, ये भी सही है, और ये आ गया 4z का जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4z क्यूब, ये के क्या, ये आ गया यार यू ए। मान लेते हैं कि एक यू और ए तो वेक्टर था, यू स्केलर पॉइंट था, एक आपके पास बन गया एक नया वेक्टर, बी वेक्टर बन गया, बी वेक्टर बन गया ना, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ यूए निकालना है, मेरे को बोला है डाइवर्जेंस ऑफ यूए निकालो, डाइवर्जेंस ऑफ यूए निकालो, मतलब मेरे को बोला है डेल डॉट यूए निकालो। अच्छा यूए जो है वो एक बी वेक्टर बन गया, एक नया वेक्टर बन गया, डेल डॉट बी। अब देखो बी एक्स के ये कोफिशिएंट है, ये बी वाई के ये कोफिशिएंट है, बी जेड के ये। अगर मैं डेल डॉट बी बोल रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ बी, तो डेल बाय डेल एक्स बी एक्स होगा, डेल बाय डेल वाई बी वाई होगा, डेल बाय डेल जेड बी जेड होगा। अगर मैं बोलूं क्यों ना मैं डेल बाय डेल एक्स बी एक्स निकाल लेता हूं, पहले पहले वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेता हूं, तो 2x क्यूब का कितना हो गया 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और है क्या x, हाँ x है, तो 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, और 2z स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बी एक्स का डेरिवेटिव। अब मैं बी वाई का y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, ठीक है, बी वाई का निकाल रहा हूं, तो ये 3x स्क्वायर, फिर 3y स्क्वायर का तो 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, फिर y के लिए निकालो तो 3z स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को निकालना है डेल, यहां लिख लेता हूं डेल बाय डेल जेड बी जेड, चलो जेड का लास्ट वाले निकालता हूं, तो 4x स्क्वायर, फिर 4y स्क्वायर, फिर 12z स्क्वायर, 12z स्क्वायर। अब सोचो कि मैं फिर से अगर बोलूं कि डेल डॉट बी लिखना है मेरे को, डेल डॉट बी अगर मेरे को लिखना है, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, सब एक्स स्क्वायर है, 6 3 9 और 4, 6 4 10, 13 एक्स स्क्वायर हो गए भैया, और कितने वाई स्क्वायर, 2 और 9 11, 11 और 4 15, सही है, 15 वाई स्क्वायर, कितने जेड स्क्वायर, 2 और 3 5, 5 और 12, 12 और 3 15, 17 जेड स्क्वायर, इतना निकला। मेरे को किस पे निकालना था ये,
बोले सर पॉइंट दिया था सर आपको 111, तो ये पॉइंट पे निकालना था मेरे को 111 पे, 1 1 और 1 पे कितना हो गया 13 15 28 और 17, 28 और 7 के तो कितना हो गया 35, 45 आ रहा है 45। एक बार वो चेक कर लेते, 15 15 30 32 और 13 45 आंसर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर एग्जाम में 45 लिखना चाहिए आपको, 45। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि कोई अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो सकता है आप बोलोगे कि सर हमको तो सर प्रॉपर्टी पता है, तो ठीक है प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं भी प्रॉपर्टी बता दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट बेसिक तो हमेशा फंडामेंटली आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मैं वेक्टर आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूं, तो देखो वेक्टर आइडेंटिटी ये होता है, ये हम पढ़ेंगे जब कर्ल वाला पढ़ाऊंगा, तो उसमें वेक्टर आइडेंटिटी की भी बात करूंगा। इसको वेक्टर आइडेंटिटी बोलते हैं कि डायवर्जेंस अगर मेरे को निकालना है किसी ऐसे का जिसमें स्केलर और वेक्टर दोनों है, तो डायवर्जेंस ऑफ ये ग्रेडियंट हो गया, डेल एफ हो गया, तो ग्रेडियंट होता है, ये तो ग्रेडियंट आ गया, ये ग्रेडियंट है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ए के साथ डॉट हो जाएगा, और फिर ये एफ जो है ये डेल डॉट ए के साथ, ये तो डाइवर्जेंस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपके पास रिजल्ट है। अभी आप सोचो कि मेरे को क्या दिया हुआ था, सर मेरे को दिया था डेल डॉट यू ए वेक्टर, ये दिया था, तो सर डेल यू नहीं कर दूंगा मैं, कर दो भैया डेल यू, तो सर मैं डेल यू कर दूंगा, और डेल यू जो निकलेगा ना सर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ ए वेक्टर के साथ, फिर यू जो होगा ना सर उसको मैं सर डेल डॉट ए के साथ आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेल यू क्या होगा, अच्छा डेल यू क्या होगा, डेल यू होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ये डेल यू हुआ, ये डेल यू हुआ। अब मैं अगर बोलूं कि डेल यू डॉट ए वेक्टर कितना हो रहा है, तो 2x 2y 2z था, और ए वेक्टर कितना है 2x 3y 4z, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 3y और ये 2 6y स्क्वायर, और वो कितना है 4z है, 4z इंटू 2z 8z स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डेल यू के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट। ये अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को यू डॉट ए करना है, मैं कर रहा हूं यू डॉट ए, मतलब ये डेल डॉट ए। जब मैं डेल डॉट ए करूंगा तो क्या आएगा 2x है, 2x के साथ करूंगा तो 2y आ जाएगा, 2 डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, 2 एक 3 आ गया और एक 4 आ गया, ऐसे आ रहा है 2x 3y प्लस 4z, बिल्कुल सही है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को तो u का मल्टीप्लाई करना है, जनरल मल्टीप्लाई डेल डॉट ए के साथ जो निकला है, u क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना है 4 3 7 9 है ये, तो 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे u के साथ तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस रिजल्ट को यूज करना है, किसको, इसको, तो ये इसका रिजल्ट आया था 4 और 9, तो पता कितना आ जाएगा 4 और 9 मतलब 13x स्क्वायर, 6 और 9 15y स्क्वायर, और 8 और 9 17z स्क्वायर, ये आया था आपके पास। और फिर आप पुट कर दो 1 1 1, तो 13 प्लस 15 प्लस 17 45 आ गया। तो सब लोगों को ये बड़ा पसंद है कि सर हम तो सर ये पढ़ाया गया करके, मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या बेसिक सॉल्व नहीं कर सकते? अगर आपको ये याद नहीं आया या आप परेशान हो गए इसको चीज करने में, ये वेक्टर आइडेंटिटी होता है, इसको आप परेशान हो गए, पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर आइडेंटिटी भी पढ़ाऊंगा, मतलब वेक्टर आइडेंटिटी कुछ बड़ी बात नहीं होती, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे को नहीं पता होता तो भी मैं सॉल्व कर लेता भाई, मतलब मैथ्स हमारा इतना अच्छा होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये अगर पता है तो ही बनेगा, ये पता है तो अच्छी बात है, क्या इशू है इसमें, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं पता तो मैं बना नहीं पाया सर, बस ये नहीं सुनना होता है मेरे को। ये देखो, इसलिए मैं गुड क्वेश्चन लिखा था। इतना लिखा आपको, कितना बज गया 9:23, ठीक है। ये इतना क्लियर आपको? अब आपके पास ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन थोड़ा सा मतलब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसका डिस्कशन थोड़ा देर लगेगा, मेरे को जाना है एक्चुअली, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ क्वेश्चन पहले कर लूँ जिससे मेरा फास्ट काम हो सके। 81 भी अच्छा है, 82 भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन और भी आसान है,
ठीक है, तो मैं 80 तक ही कराया हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से 81 से नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा और फिर कर्ल भी स्टार्ट कर दूंगा। इसका मतलब है कि कुछ ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, कर्ल स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क है लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। ये होमवर्क है, अगर आप करते हो तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे अपन। ठीक है, तो फिर आज के सेशन एंड करते हैं। तो डाइवर्जेंस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और मेरे लिए ऑब्जेक्टिव होता है कि सोलेनॉइडल का मतलब पता होना चाहिए। SOLEN, सोलेन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइप और ट्यूब, नहीं तो ये याद रहेगा आपको। और इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसका डाइवर्जेंस 0 है, जिसमें कोई भी सोर्स या सिंक नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है, छोटी छोटी बातें, मेरे स्टाइल में बातें पता रहे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं, डाइवर्जेंस के कुछ 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर कर्ल में एंट्री मारूंगा। जब मैं कर्ल की बात करूंगा तो फिर से डाइवर्जेंस और कर्ल की बातें कंबाइन करूंगा मैं, और कुछ कुछ मजेदार बात बची। बड़ा जितने में सॉल्व करा है सब बेसिक क्वेश्चन थे, वेरी वेरी सिंपल, लेकिन जब मैं और आगे की बात करूंगा तो मजेदार क्वेश्चन होंगे। तो डाइवर्जेंस और कर्ल के बाद फिर आप जाएंगे थ्योरम में, फिर आपका चालू होगा थ्योरम, और वो भी मजेदार कंप्लीट करेंगे, देखिएगा, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।